सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे आज पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे की। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आपने सुबह से ये न्यूज़ देखी होगी कि लियाकतपुर के करीब आग लगी जिसने 70 से ज़ायद ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 40 से ज़ायद अफराद इस सानहे में, इस हादसे में ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत अब तक बताया जा रहा है कि तशवीशनाक भी है। अच्छा, कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए, जो एक आपको पता है एक ऑप्शन होती है उस टाइम पे जो महसूस हो रहा होता है, खिड़कियों से छलांग लगाई कि शायद हमारी जान बच जाए। कई अफराद तो ऐसे भी थे जो इतना झुलस गए थे कि उनको शनाख्त करना नामुमकिन हो गया था, इसलिए उनकी शनाख्त DNA के ज़रिए की जाएगी। अच्छा, ज़ख्मियों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया और 70 से ज़्यादा अफराद के मरने के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। 70 से ज़्यादा अफराद के मरने के बाद। अच्छा, जिन 3 बोगियों में आग लगी उनमें तकरीबन बताया जाता है कि 200 से ज़ायद अफराद सवार थे। अब इस अफसोसनाक हादसे पर ज़ाहिरी बात है, जब इस वाक़या को पेश आता है, सानिया पेश आता है, हादसा पेश आता है, तो फ़ौरन बयानात आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अफसोस का इजहार किया जाता है, दुख का इजहार किया जाता है, गम की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जाती, लेकिन बहुत कुछ होता है जो करना बाकी होता है। अब इस वाक़े पर, अफसोसनाक हादसे पर या सानहे पर इमरान खान साहब का क्या कहना है, आपको ज़रा दिखाते हैं। रज़ा, पहला क्लिप चलाइएगा खान साहब का। नाज़िर, मैं माजरत चाहूँगी, ये पुराने वाले इमरान खान साहब का क्लिप चल गया। पुराने वाले इमरान खान साहब कौन? इमरान खान साहब तो एक ही हैं। पुराने वाले वो जो वज़ीर आज़म नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, वो इमरान खान थे जो ऑपोजिशन में थे, अब वो वज़ीर आज़म है, इसलिए मैं कह रही हूँ पुराने वाले इमरान खान का क्लिप। ये वो इमरान खान थे जो आपने देखे, और मौजूदा इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिनसे बहुत उम्मीदें थी पूरी कौम को और अभी तक हैं, उन्होंने इस अफसोसनाक हादसे पर या सानहे पर इजहार अफसोस के अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। एक ट्वीट में उन्होंने जो 70 से ज़ायद अफराद झुलस कर मर गए, जान की बाजी हार गए, इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, उस पर उन्होंने कहा कि तेज़गाम को पेश आने वाले अलमनाक हादसे पर दिल निहायत रंजीदा है। मेरी तमाम हमदर्दियाँ गम में डूबे ख़ानदानों के साथ हैं। ये मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, और मैं ज़ख्मियों की जल्द शफायाबी के लिए दुआ गो भी हूँ। इसके साथ हादसे की फौरी तहकीकात के लिए जो हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए जो तहकीकात हैं, उसके अहकामात भी मैं सादिर कर चुका हूँ। ये अहकामात इमरान खान साहब सानिया साहिवाल के लिए भी, आपको याद होगा, सादिर फरमा चुके थे। ऐसा ही, मैं गलत तो नहीं कह रही नाजरीन? और उस सानहे का नतीजा क्या निकला? मैं सानिया साहिवाल की बात कर रही हूँ और इमरान खान साहब के सादिर किए हुए अहकामात की। उस सानहे का नतीजा क्या निकला? तमाम गवाहान मुनहरिफ हो गए, शक का फ़ायदा उठाकर बरी हो गए। तो मुतमईन हो जाइए, इस सानहे में भी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इसी तरह की बेहतरीन तहकीकात की जाएंगी, आइडियल तहकीकात की जाएंगी। आइडियल तमाम अफसरान जहाँ फशानी से काम करेंगे, यकीनन करेंगे, ऐसा ही होता है, अनथक मेहनत भी करेंगे और नतीजा वही निकलेगा जो सानिया साहिवाल का निकला। अब ये हादसा जो 70 से ज़ायद ज़िंदगियाँ निकल गया, मजाक नहीं है। 70, उन ख़ानदानों की जाके कैफियत तो पूछें ज़रा, जिनके घर से जनाजा उठेगा। सोचें ज़रा कि जिन्होंने अपना प्यारा खो दिया, उससे पूछें ना कि वो पीछे किस किस को छोड़ कर गया और क्या हालत होगी पीछे वालों की, किसकी गफलत का नतीजा था। आज मैं पूछती हूँ, इमरान खान साहब जो पुराने वाले थे, पुराने वाले इमरान खान का क्लिप तो मैंने आपको दिखाया और आपने देखा, जो कह रहे थे वो कि किसी भी जिम्मेदार रियासत में अगर ऐसा हादसा पेश आए तो मुतल्लिका वजीर फौरी इस्तीफ़ा दे देता है, रिज़ाइन कर देता है। ये इनकी विजन है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ जो उन्होंने अपने विजन का इजहार किया। इस एक मखसूस इशू पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, क्योंकि इंसान की विजन होती है ना, इंसान अपनी विजन के पीछे छुपा होता है, उसका वो इजहार करता है कि ये मेरा विजन है।
चूंकि इमरान खान साहब के बकौल, पुराने वाले इमरान खान साहब के बकौल कि वजीर या जो वो रेलिवेंट जो मिनिस्टर होता है उस चीज़ का, वही जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रेलवे का हादसा है तो रेलवे के वजीर कौन है? शेख रशीद साहब। वो क्या फरमा रहे हैं, हादसा कैसे पेश आया, वो भी ज़रा देख लेते हैं। रज़ा, शेख रशीद का क्लिप चलाइएगा। क्लिप आपने देखा। अब दोबारा मैं वही बात आपसे पूछूंगी नाजरीन, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इमरान खान साहब का विजन वही था जो आपको तब्दीली गवर्नमेंट आने के बाद प्रैक्टिकली आए रोज़ किसी न किसी शक्ल में नज़र आता है? इमरान खान का विजन आखिर था क्या? तब्दीली, 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 क्या ये तब्दीली है? अब मेरा सवाल है, दुनिया के किसी भी जिम्मेदार मुल्क में अगर इस किस्म का हादसा पेश आ जाए जिसमें 70 से ज़ायद लोग मर जाएं, उसका मुतालिका वज़ीर का ये वजाहती बयान कहीं से भी जिम्मेदार बयान लगता है आपको? अब ट्रेन में सिलेंडर लेकर कोई क्यों गया और कैसे गया, ये एक सवाल है। ये जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ट्रेन में कोई भी सिलेंडर लेकर ना जाए और ना इसका इस्तेमाल किया जा सके? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन क्या लेके, इस तरह तो कोई बॉम्ब लेके चला जाए ट्रेन में, कोई कुछ भी लेकर चला जाए, जहाज में चढ़ जाए। आप पूरी ट्रेन को मुसाफिरों से भर देते हैं और लोड कर देते हैं। किस कानून के तहत? लोग लटक कर जा रहे होते हैं, खड़े होकर जा रहे होते हैं, बाहर निकले जा रहे होते हैं, लिटरली इतना रश होता है आम ट्रेनों में। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने सबने अगर रेलवे से सफर किया हो तो आपको पता होगा। आपने कभी सोचा क्यों होता है? इन लोगों ने कभी सोचा क्यों होता है? इनको तो तब्दीली चाहिए थी। क्या है तब्दीली? उस रश को तो खत्म करें। क्या ये हादसे की वजह नहीं बन सकता ये रश भी? अब ट्रेन में अगर कोई भी मुसाफिर कोई ममनू चीज लेकर आ जाए तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई सिस्टम नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा आपको। आप कुछ भी लेके चले जाए, अगेन आई वुड से, मैं रिपीट करूंगी, कोई बॉम्ब लेके चला जाए ट्रेन में, कुछ भी लेकर चला जाए, इतना आसान है यहाँ पे। अब यकीनी तौर पे ये जिम्मेदारी रेलवे हुकाम की है ना, तनख्वाहें लेते हैं, लेते होंगे, नहीं मिलेगी तो एहतजाज करने के लिए आ जाएंगे कि हमारी तनख्वाह नीचे लग गई। तो ये कौन लोग हैं? सिर्फ तनख्वाह लेनी है इन्होंने और ये गवर्नमेंट के मुलाजिम बन के बैठे में मजे ले रहे हैं। और करना क्या इन्होंने? कुछ नहीं करना। क्यों नहीं रोका गया, मेरा सवाल है। और इसके बाद जब 70 से ज्यादा लोग मर गए तो उनके एसाले सवाब का वही पुराना तरीका देखें जरा। अगेन आई वुड से 70 से ज्यादा अफराद, 70 से ज्यादा अफराद, 70 से ज्यादा अफराद, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली कि 70 लोग मर गए। क्या कसूर था उनका? 70 से ज्यादा अफराद की मगफिरत की दुआ ये शेख रशीद साहब ऐसे कर रहे थे जैसे शेख रशीद ने उन बेचारों को, मरने वालों को जहाज पर भेजा था और जहाज पे जाके वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है शेख साहब, वो जिंदा रहना चाहते थे, इस पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे अपनी जिंदगी को जैसे आप कर रहे हैं। वो सफर पर निकले थे, उन्होंने घर वापस जाना था, वो मरने के लिए इस ट्रेन में नहीं बैठे थे, मरने के लिए उन्होंने रेलवे पाकिस्तान में सफर नहीं किया था जिसके वजीर आप हैं। लेकिन क्योंकि मर गए, वजह एक सिलेंडर बना या शॉर्ट सर्किट या कुछ भी, 70 से ज्यादा अफराद मर गए, चले गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो शेख रशीद ने कहा, यानी मरने वालों के लिए अफसोस के साथ कहूंगी नाज़रीन, अफसोस मेरे चेहरे पे नजर आएगा आपको, मेरे अल्फाज कड़वे हो रहे हैं और ये नेचुरल रिएक्शन है मेरा। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई है ना, कोई भी जाएगा तो दुख होगा हमें। मरने वालों के लिए 15 लाख और जख्मियों के लिए 5 से 3 लाख, समझ ले 3 लाख 5 लाख। ये शेख रशीद साहब नहीं बोल रहे थे, ये हमारे मुआशरे की वो एक, क्या बोलो, मैं बेहिस्सी बोल रही थी, हमारे मुआशरे की एक बेहिस्सी बोल रही थी जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। हमने अपनी जान की कीमत खुद तय की होती है ना, खुद तय की होती है शायद, बल्कि शायद मैं अगर ये कह दूं कि हम तो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं कि अगर किसी हादसे में हम मर गए तो हमारे मरने के बाद चंद लाख हमारे लवाहिकीन को मिल जाएंगे। यानी हमारी कीमत देखें किसकी कितनी कीमत लगेगी, क्योंकि हम जिंदा रहकर
तो इतना कम सकते। पढ़े लिखे लोगों को बेचारे एमफिल करके बच्चों को पीएचडी करके यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही होती। एमए पास बच्चे किस किस ग्रेड की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, दुख होता है। चलें, मरने के बाद शायद लवाहिब इनको पैसे मिल जाते हैं, मरते मरते ही कुछ कर जाएंगे बेचारे इस मुल्क के स्ट्रगलिंग बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बेचारे धक्के खा रहे हैं इस मुल्क के गरीब तबके के पास। इसके अलावा कुछ बच्चा भी नहीं है। जिंदा रहता तो 2 वक्त की रोटी ना खुद खा सकता था और ना ही बेचारा अपने घर वालों को खिला सकता था। और इससे अच्छा कि इसी तरह के हादसात की नज़र हो जाए बेचारा, कम से कम उस मौत से जो मिलने वाली रकम है उसमें उसके बच्चे या जो पीछे माँ बाप जो भी रह गए बेचारे 3 वक्त का खाना तो खा लेंगे कुछ साल, जब तक चलती रहेगी वो रकम। क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे माशरे में एक आम आदमी की जान की कीमत कुछ है भी नहीं। सॉरी टू से, वज़ीर की गफलत, वज़ीर की नाअहली कई अफराद की जान लेती है और वज़ीर आज़म अफसोस करता है और वज़ीर चंद लाख लवाहिकीन में बांट देता है। हम ऐसी ज़िम्मेदार रियासत हैं कि जहाँ सिवाय आवाम की जान के हर चीज़ की कीमत है। इसीलिए आज तक बच्चा मरता है तो गरीब का मरता है। ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे। बच्चा भूखा रहता है तो गरीब का, बच्चा तालीम से महरूम रहता है, तालीम हासिल नहीं कर सकता तो गरीब का बच्चा, बच्चा मजदूरी करता है तो गरीब का बच्चा। एक आम आदमी की हैसियत इस मुल्क में आज तक नहीं बदली। इसमें तब्दीली कब आएगी? तब्दीली, इतना तब्दीली का लफ्ज़ सुना था, यकीन जानिए कि कानों में तब्दीली तब्दीली ही गूंजता था। ये है तब्दीली। एक आम आदमी की जान अगर चली जाए तो उसकी कीमत सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, चंद लाख रुपए। इस मुल्क का ये दस्तूर नया नहीं है, बड़ा पुराना है और चला आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, यहाँ तब्दीली नहीं हो रही, ये दस्तूर नहीं तब्दील हो रहा, फजूल सा दस्तूर। हमारे मुल्क में अपनी नाअहली छुपाने की, अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की, अपना जुर्म छुपाने की, अपनी कोताही को नजरअंदाज करने की, अपने लोगों को बचाने की एक कीमत है जो हादसे के मुताबिक तय की जाती है। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि पता नहीं किसकी क्या कीमत लग जाए मरने के बाद। पहले तो कोशिश की जाती है कि पैसों के बगैर ही मामला टल जाए किसी तरह। सालों के लिए लवाहिकीन आए, लाशें उठाकर चलते बन। लेकिन जब हादसा बड़ा होता है, मीडिया पर शोर मचता है, बात फैल जाती है, एंकर्स बात करते हैं, रिपोर्टर्स बात करते हैं, कवरेज होती है, हर तरफ से सवाल उठने लगते हैं, तो फिर एक कीमत तय की जाती है। बड़े माजरत के साथ कहूँगी, मुंह बंद करने के लिए एक कीमत तय की जाती है कि मुंह बंद हो जाए, ऐसे खामोश। ये रिवायत आज की नहीं है, अफसोस के साथ कहूँगी। पहले भी एक आम आदमी के मरने की और ख़ुद को बरीजुमा करने की कीमत लगाई जाती थी। साद रफ़ीक का क्लिप होगा रज़ा हमारे पास, ज़रा चलाइएगा। ये रिवायत है, मैंने कहा ना पुरानी है। वज़ीर कोई भी हो, चेहरा बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, साद रफ़ीक हो या फिर शेख रशीद हो या पहले बलोर, जो भी हो, कल कोई भी हो, ये रिवायत है। सही कहा साद रफ़ीक साहब ने, ये एक रिवायत ही तो है और ये कीमत तो पहले से तय थी जो शेख रशीद साहब ने अब बताई। रेलवे में कोई हादसा होगा, आपका अपना प्यारा दुनिया से चला जाएगा, उसके आपको मिलेंगे 15 लाख। 15 लाख। और अगर आपका अजीज माजूर हो जाएगा, यानी हाथ पैर वगैरह बेचारे के टूट जाएंगे, माजूरी की जिंदगी गुजारेगा उस हादसे के बाद, तो उसको मिलेंगे 3 लाख। और अगर ज्यादा माजूरी हुई, यानी हाथ पैर के साथ कुछ और भी टूट जाए, तो 5 लाख भी मिल सकते हैं। ये है हमारे अजीज़ों की, हमारे ख़ानदान की, हमारे वालिदैन की, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों की कीमत। कीमत ही कहेंगे ना नाज़रीन इसे। अगर वो रेलवे के हादसे में मर जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये रेट्स, अगर किसी दूसरे हादसे में मर जाए उसके लिए अलग रेट हैं। जितनी बड़ी हुकूमत की नाकामी होगी, उस पर पर्दा डालने के उतने ही ज़्यादा रेट तय किए जाएंगे, रेट तय होंगे बाकायदा। असल में, अब आप नाज़रीन सुनिएगा, असल में ये मेरे और आपके प्यारों की ज़िंदगियों की कीमत नहीं है। ये हुकूमतें अपनी नाअहली छुपाने के लिए रेट फिक्स करती हैं, रेट तय करती हैं। ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल प्रोग्राम है जो मैं कर रही हूँ आज। आप यकीन जाने, मेरे अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं। ये रेट हमारी जिंदगियों की कीमतें तय करते हैं ये लोग। मतलब किस हादसे में किसने मरना, उसका कितना रेट फिक्स किया जाएगा। आते हैं और बड़ी शक्लों के साथ आके कहते हैं कि इतने लाख दे देंगे, उसको इतने लाख दे देंगे, जिसका बच्चा मर गया, जिसकी माँ मर गई, जिसका बाप मर गया, जिसकी बहन मर गई, जिसका भाई मर गया, उसको वो वापस ला के दे सकते हैं।
छोटा हादसा होगा, मामूली सी गैर जिम्मेदारी होगी तो उसके अलग रेट होंगे, बड़ा हादसा होगा उसे छुपाने की ज्यादा कीमत होगी। मैं दोबारा कहूंगी, मुंह बंद करने की, मुंह बंद कर लो। कोई बड़ा ही बड़ा, बहुत ही बड़ा सानिया हो गया ना, तो उस पर पर्दा डालने की एक बड़ी कीमत होगी, लाखों में। मीरपुर खास में एक 3 साला बच्चा याद होगा हलाक हुआ था और उसकी लाश को सिविल अस्पताल के बच्चों के वार्ड से, आपको याद होगा कि गांव तक मुंतकली के लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली, और जो एम्बुलेंस दी जा रही थी उसके पेट्रोल के लिए बच्चे के वालिद से 2000 मांगे जा रहे थे। बाप गरीब था, सिंध का रहने वाला था। अब सिंध में तो वैसे भी अवाम के पास सिवाय भुट्टो के कुछ है ही नहीं, उनकी जेब से भी भुट्टो ही निकलेगा, उनके बटवे से भी भुट्टो ही निकलेगा। बाप ने अपने बच्चे की लाश को मोटरसाइकिल पर रखा, सुने ज़रा, और अपने भाई के साथ उस लाश को लेकर घर जा रहा था। मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन प्रोग्राम है ये। उस लाश को लेकर वो घर जा रहा था मोटरसाइकिल पर, और एक तेज़ रफ्तार ट्रक उन पर चढ़ गया। बच्चा पहले ही मर चुका था, मरा हुआ था, बाप और चचा भी मर गए। ये वो सिंध है जहाँ पीपल्स पार्टी के कामयाब दर्जन दर्जन जमहूरी साल गुजर गए, और सिंध में बच्चा मर जाए तो बाप लाश इसलिए मोटरसाइकिल पर ले जाता है कि ना यहाँ पर एम्बुलेंस होती है, और अगर होती है तो उसके फ्यूल के पैसे मांगे जाते हैं। जब ये खबर मीडिया पर फैली तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, ये साथ इनकी शक्ल भी चल रही है, नज़र आ रहे हैं आपको, ये मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला, नोटिस लिया साहब ने, बड़ा एहसान किया भाई, नोटिस लिया आपने, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया हादसे के बाद, बिल्कुल उसी तरह जैसे सानेहा साहिवाल पर हमारे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब, आपने नोटिस लिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे साद रफीक साहब ने नोटिस लिया था जब वो रेलवे के वज़ीर थे, मुराद अली शाह साहब ने भी इस मामले पर नोटिस लेना ही मुनासिब समझा, और साथ ही साथ मुतासरा ख़ानदान की मदद करने की भी हिदायत जारी कर दी। अब ये मदद कितनी थी ये बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा गया कि हादसे को हाइप नहीं मिली थी, इतनी हाइप नहीं मिली थी। शायद हाइप मिलती तो लाखों में रेट तय होता। अब मुतासरा ख़ानदान की मदद करके जान छुड़ा ली गई। ये चंद वो हादसात हैं नाजरीन, वो असल में सानेहात, और ये सानेहात पेश आते हैं इन लोगों की गफलत की वजह से जो हम पर हुकूमत करते हैं। उसके बाद बेहिसी, एक तो सानिया पेश आ गया, वो तकलीफ अलग है, उसके बाद इनकी बेहिस किस्म की स्टेटमेंट्स और इनकी, क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। ये सानियात पेश आते हैं इनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से, जो हमारी नुमाइंदगी करने का ठेका लेते हैं। ये सानियात पेश आते हैं ऐसे लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से, जो मेरे और आपके, यानी हमारे, हम तो एक है ना, हमारी खुशी भी एक है, हमारा गम भी एक है। मैं तो हमेशा आपकी आवाज़ बनती हूँ, मुझे आपकी तकलीफ के साथ उतनी तकलीफ होती है, हम एक हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी मेरे और आपके, हमारे, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये कहते हैं हम आप असम्बलियों में जाएंगे, हम आवाम के लिए करेंगे, वो करेंगे। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो कोई एक मर जाए ये कोहराम मचा देते हैं। दुख तब भी नहीं होता, दुख के साथ कहूँगी, तकलीफ के साथ कहूँगी, उस लाश पे भी सियासत करते हैं, मरने वाले के खून पे भी सियासत करते हैं कि यहाँ पे जितनी नंबर हम जितने अपने नंबर बना सकते हैं बना लें। बार बार हुकूमत पर लान तान करते हैं, जो जितनी लान तान करेगा ना वो उतना ज़्यादा डिस्कस होगा अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे। इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं, जो इस्तीफ़े का मुतालबा करेगा वो भी डिस्कस होता रहेगा 4-5 दिन। खून पर, लाशों पर सियासत करते हैं। लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आते हैं तो वही रवैया इख्तियार कर लेते हैं जो साबिका हुकूमतों का होता है। यानी हुकूमती कुर्सी ऐसी है कि उस पर बैठने के बाद आप बेहिस हो जाते हैं। मैं तो बस इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। क्या ये रवैया नया है जो शेख रशीद ने इख्तियार किया? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये रवैया नया था जो इमरान खान साहब का मैंने आपको भी दिखाया? पीपल्स पार्टी के दौर में कितने ऐसे वाक़यात हुए जो किसी की गफलत का नतीजा होंगे? कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया? मैं आपसे पूछती हूँ, आज दिया? सब आप देखें, छोड़ें। वज़ीर आला सिंध के अपने हलके में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, और उनके अपने हलके में कोई एक अस्पताल ऐसा नहीं था जहां मरने वालों और ज़ख्मियों को ले जाया जा सके। ये हालात हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से जो ज़ख्मी होगा तो फिर भुट्टो की रूह आ जाए और कह के बताएं जी भुट्टो तो जिंदा है और मैं आपको छोड़ आता हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर भी भुट्टो खुद बन जाए, नर्स भी भुट्टो खुद बन जाए, टीका भी भुट्टो खुद लगा दे, जान भी भुट्टो खुद बचा ले, किसी को कुत्ता काटे तो वैक्सीन भी भुट्टो की रूह लेकर आ जाए आपके पास। अब यही हो सकता है क्योंकि भुट्टो ही जिंदा है। लाड़काना में
आप देखें कि कितना मतलब आप कितने इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि लाड़काना का मुझे याद है कि कुत्ता काटने से बच्चा मर गया, सानिया मॉडल टाउन में 14 अफराद दिन दिहाड़े मर गए, निशवा मर गई, कसूर में कई बच्चे ज्यादती के बाद कत्ल किए जाते रहे। आज भी ये वाकयात होते हैं। किसने इस्तीफा दिया, कौन जिम्मेदार ठहरा, किसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई? सवाल ये है कि कार्रवाई अमल में लाता कौन? कौन? जो शख्स जो हुक्मरान था, उसकी गाड़ी की टक्कर से एक बच्चा मर जाए, बजाय माफ़ी मांगने के, बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय शर्मसार होने के, उस शख्स के चाहने वाले क्या कहते रहे? ज़रा ये क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये बिहेवियर है हमारे मुआशरे का। 70 साल से ज़ायद हो गए इस मुल्क के क़याम को, और हम पर हुकूमत करने वालों को हमारी जान की कदर कीमत ही मालूम नहीं। अब इस पर हुकूमत करते रहे और अवाम को भेड़ बकरी समझते रहे, कीड़े मकोड़े कह लूँ वो भी गलत नहीं होगा। खुद बीमार हो जाओ तो लंदन जाओ सीधा, खुद बीमार हो जाओ तो ज़मानत भी मिल जाए, इलाज भी बेहतरीन, सहूलियात भी बेहतरीन। खुद बीमार हो जाओ तो दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स के हिसार में रहो, आला से आला इलाज की तवक्को रखो, अवामी टैक्स के पैसों से बाहर जाकर इलाज करवाओ। खुद अगर बीमार हो जाओ तो मीडिया पर अपनी बीमारी की ब्रेकिंग न्यूज़ हर 10 मिनट के बाद चल जाए। लेकिन अवाम अगर तुम्हारी नाअहली से मर जाए तो उसको कभी अपने काफिले का पहला शहीद कह दो, या फिर इजहार अफसोस कर दो, या फिर कोई एक आधे ट्वीट कर दो, या पैसे देकर जान छुड़वा लो। ऐसे कितने जिम्मेदारों को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया जिनकी गफलत की वजह से एक आम आदमी की जान गई। मेरा सवाल है, ऐसे कितने लोगों को कटहरे में लाकर खड़ा किया गया? ऐसे कितने लोगों को सजाएं हुई जिनकी नाअहली की सजा एक आम आदमी की जान की कीमत हो? सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की गफलत से मर जाओ तो पैसे ले लो, दवा ना होने की सूरत में मर जाओ तो पैसे ले लो, किसी वडेरे के जुल्म का शिकार हो जाओ तो पैसे ले लो, नवाज शरीफ की गाड़ी से टकरा कर मर जाओ तो पैसे भी ना लो, शहीद बन जाओ, शहीद जमहूरियत कहलवाओ, किसी मिनिस्टर या अवामी रहनुमा के प्रोटोकॉल की वजह से एम्बुलेंस में मर जाओ तो भी पैसे ले लो। इसके अलावा एक आम आदमी की इस मुआशरे में हैसियत क्या है? ये कोई नई बात तो नहीं है ना। माजी में भी लोग मरते रहे और वजीर आते रहे, रकम बांट कर जाते रहे, इतने ये बेहिस हो जाते हैं कुर्सी पे बैठने के बाद। कुर्सी क्या आपको बेहिसी सिखाती है? मैं तो बड़ी परेशान हूँ, और मैं अक्सर कहती हूँ ना नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक का वक्त हो गया, कि ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं आपसे पूछती हूँ, अपने मखसूस अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या आपके साथ ऐसे चलता रहेगा और कब तक चलेगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी जी कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी रिवायात कायम हो चुकी हैं जिनका खात्मा बेस्ट ऑप्शन है कि ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम इस तरह की रिवायात को बहुत भुगत चुके हैं और हम चाहते हैं इसका खात्मा अब हो जाए। अब इन्हीं रिवायात में से एक रिवायत है कि जब कुर्सी हासिल करनी हो या कुर्सी को ख़तरा हो तो कह दो कि जमहूरियत ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है कि नारे के साए तले कई वो ऐसे लोग आज एक नज़र आते हैं जो कभी एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे, लिटरली शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। अब इसी नारे के साए तले एक मार्च भी हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में ही बताया और समझाया कि मार्च एक है लेकिन मुतालिबात लातादाद हैं। अब इसी तरह मार्च एक है लेकिन मसाइल भी लातादाद हैं, बहुत सारे हैं। ये मार्च होगा या धरना, इसमें कौन शिरकत करेगा, कैसे शिरकत करेगा, अगर धरना हुआ तो कौन से मुतालिबात की मंजूरी पर ख़त्म किया जाएगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि ये धरना आखिर है किसका, मुत्तहदा अपोजिशन का या फिर सिर्फ एक मौलाना का, मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब का मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, लेकिन मौलाना साहब के साथ कौन कौन है, ये है सवाल। ये फैसला अब तक एक्चुअली हो ही नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? पूरी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमें हमेशा की तरह ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, ये मार्च है या धरना है, चलें जो भी है, XYZ जो भी है, ये धरना हुकूमत से ज़्यादा मुझे तो अपोजिशन पे भारी नज़र आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। उसकी वजह यह है कि जो फजलुर रहमान साहब के साथ लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने किया है, और उसके बाद आपने आज देख लिया कि दूसरा दिन जो पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी उनके साथ क्या किया। पीपल्स पार्टी ने भी उनको ये कहा कि हमारी आपके साथ कमिटमेंट सिर्फ आज के दिन की थी, 31 अक्टूबर की कमिटमेंट थी। अगर आज आप चाहते हैं कि बिलावल शरीक हो तो बिलावल आज आने को तैयार है, लेकिन कल हमने अपना जलसा रहीम यार खान में रखा हुआ है।
देखें ये जो हम तो ये पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये पार्टीज इस वक्त अंदर से एक नहीं है, लेकिन बाहर आके यही बता रही हैं कि हम एक हैं। सिर्फ ये नहीं शो कराना चाह रही कि हम आपस में तकसीम हैं, हमारे आपस में इख्लाफात हैं। यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब ऑफ कैमरा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो मौक़िफ़ रखते हैं, वो ऑन कैमरा नहीं बताते। ऑफ कैमरा वो इन दोनों जमातों के खिलाफ बातें करते हैं। वो सिर्फ नवाज शरीफ की तारीफें करते हैं, वो शहबाज शरीफ के भी खिलाफ हैं, वो आसिफ अली जरदारी के भी खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी में उनको बिलावल पसंद हैं और मुस्लिम लीग नून में उनको नवाज शरीफ पसंद हैं। इन दोनों की वो तारीफें करते हैं, लेकिन वो जरदारी साहब के बारे में भी कहते हैं कि वो गेम कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ के बारे में भी कहते हैं कि वो गेम कर रहे हैं। आपने कल देखा कि कल जो उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में किया, जिसमें हमने कल अपने प्रोग्राम में बात भी की, उसके बाद आज पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ किया, और आप देखें कन्फ्यूजन देखें कि मुस्लिम लीग नून ने बयान जारी कर दिया कि आज जलसा नहीं होगा। उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने कहा कि धरना होगा। नून लीग ने फिर कहा कि नहीं होगा। फिर हसन अरवली पहुंच गए, उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया और पीपल्स पार्टी ने कहा बिलावल तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कोई हमें कुछ नहीं बता रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये आप अंदाजा लगाएं, जो हमें बता रहे थे कि बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, सब ऑन बोर्ड हैं, सब एक पेज पर हैं, इसी चीज़ से आप अंदाजा लगा लें कि किसी को कुछ नहीं पता। अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब ने बिलावल से रब्ता करके ये कहा है कि आप अकेले मत जाइए वहाँ पे जलसागाह में, जैसे ही मैं पहुँचूंगा तो आप भी आ जाइएगा, क्योंकि जो स्टेज है वो वहाँ पे बनाया नहीं गया, और स्टेज वही है जो मौलाना साहब का कंटेनर है, उसी को स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये उम्मीद की जा रही है कि फजलुर रहमान साहब जब जलसागाह पहुँचेंगे, ग्राउंड में पहुँचेंगे, तो उस वक्त बिलावल भी आ जाएंगे। बिलावल खिताब करके आज ही खिताब कर देंगे, और कल फिर बिलावल नहीं होंगे। तो कल जो है फिर कोशिश अब की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब आएँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नून लीग पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत शदीद बरहम है नून लीग के ऊपर। तो अब नून लीग उस फजलुर रहमान साहब की बरहमी से बचने के लिए, मजीद इख्लाफात से बचने के लिए कोशिश कर रही है कि कल शहबाज शरीफ साहब नमाज जुमा के बाद जो जलसा होगा। हाँ ठीक है। अच्छा सदीक, मेरे जहन में एक बात आई, नाज़रीन को समझाने के लिए ज़रा आसान इसको करती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरा मुकाबला आपके साथ है, आप मेरे हरीफ हैं, आप मेरे दुश्मन हैं, आप मुझे बड़ी तड़ियाँ लगा के निकल आते हैं, समझ लें कि आप मौलाना है और मैं इमरान खान हूँ, चले ये समझ लेते हैं। अच्छा जी, आपने क्या किया कि आपके साथ बेशुमार दुश्मन मेरे हरीफ हैं जो कि आपके साथ हैं। अब मुझे अपनी जीत तभी से नजर आना शुरू हो जाएगी, मैं अपनी जीत को तभी से एंजॉय करना शुरू कर दूंगी, जीतने से पहले, डिसीजन से पहले, फैसले से पहले कि आखिर जीत किसकी है। जब मुझे लगेगा कि जो चार दुश्मन इकट्ठे मिले थे वो तो चारों आपस में एक नहीं है, यानी उनकी आपस में इतनी रंजिशें हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आपस में लड़े जा रहे हैं। और स्मार्ट बंदा वही होता है जो अपने हरीफों की लड़ाई करवा के खुद इंजॉय कर रहा होता है। तो मुझे तो लगता है इस टाइम पे गवर्नमेंट बड़ा इंजॉय कर रही होगी। यही वजह है कि कल लेट नाइट हमारी एक हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई, और उस हुकूमती शख्सियत ने हमें बताया कि जब आज़ादी मार्च लाहौर से रवाना हुआ तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जो तर्जमान हैं और कुछ और पार्टी रहनुमा हैं उनकी एक मीटिंग बुला रखी थी। उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत रिलैक्स थे, बल्कि उन्होंने कहा कि वो तो मुस्कुराते रहे, बड़ा एंजॉय करते रहे इन सारी चीज़ों को। और उन्होंने ये बताया कि क्योंकि देखें ये चीज़ें पहले से हुकूमत के सामने थी, हुकूमत के पास तमाम एजेंसीज की, तमाम इदारों की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। वो जो पोलिटिकल लोग, जो पुराने पोलिटिकल लोग होते हैं, सियासी वर्कर होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, वो भी हुकूमत के अंदर जो होते हैं वो बता रहे होते हैं। पहले दिन से नजर आ रहा था कि बिलावल का पहले दिन से एक मौक़िफ़ था कि फजलुर रहमान साहब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनके साथ धरने में नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून ने उनको लारों लपों में रखा। आखिर में आके मुस्लिम लीग नून ने क्या किया कि ये कह दिया कि हम मौलाना का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेंगे। इस वक्त मुझे बताएं कि फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून कहाँ है, कहाँ इस्तकबाल कर रही है उनका? लाहौर में जिन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, जो उनका घर था, जो उनका होम ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पे सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अगर उन्होंने लाहौर में उनका इस्तकबाल नहीं किया तो वो इस्लामाबाद में कैसे इस्तकबाल कर सकते हैं? तो अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान के साहब के साथ इतनी ज्यादती इमरान खान ने नहीं की जितनी ज्यादती उनके साथ नून लीग ने किया है। कि उनको लाहौर बुला के और लाहौर में उनके साथ ये किया कि कोई बंदा उनके स्टेज पे नहीं गया, और अपने यूनियन काउंसिल लेवल के रहनुमाओं को भेज दिया कि जाके और मौलाना को के स्टेज पे जाके तकरीरें करो। तो आपने ये अब जो सूरत हाल है वो ये है कि फजलुर रहमान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे, तो अब क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव भी है उन तजियाकारों का, उन दानिश्वरों का, उन देसी लिबरल्स का, उन खूनी जो लिबरल्स हैं उनका, कि वो कह रहे हैं कि हमने तो बयान ये बनाया था कि आप बैठने के लिए आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जलसा करके चला जाऊंगा। अब वो उनका दबाव है फजलुर रहमान साहब पे, और दबाव यही है कि आप आगे चाहे 2 दिन के लिए बैठें, 3 दिन के लिए बैठें जरूर, ताकि हमने जो बयानिया बेचा था वो हमारा बयानिया हम ये कहें कि हम दुरुस्त थे, हम ठीक कह रहे थे। उनका ये ख्याल है कि अगर फजलुर रहमान साहब चले जाते हैं। आप तो सराइकी हैं, आपको तो पंजाबी समझ नहीं आती,
वो पंजाबी में कहते हैं गोंग, मुझे खुद पंजाबी सही तरह से नहीं आती लेकिन बोलने का बहुत शौक है। गोंगलू से मिट्टी झाड़ना कहते हैं, गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना, समझ आई आपको? तो अब ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं कि बस अब अपनी इज्जत भी रखनी है, भरम भी है ना मौलाना साहब को, ना भरम वो रखना है कि अब क्या करूं, बैठना तो पड़ेगा, चाहे चंद घंटे बैठ जाऊं। जी बिल्कुल, देखें जहां पे इनको और मुझे वो भी याद है, बड़े बेआबरू होके तेरे शहर से हम लौटे, मतलब हो सकता है ना वो उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, अब इज्जत बचानी है। बिल्कुल, उनको फेस सेविंग चाहिए, अपने कारकुनान को मुतमईन करने के लिए कुछ चाहिए। वो जो 1 अरब रुपया इकट्ठा किया है तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब और खत्म नबूवत के नाम पे, उसको भी तो जस्टिफाई करना है। लेकिन जो जगह दी गई है फजलुर रहमान साहब को, उस जगह के ऊपर पहले हम इसी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो 15 साल भी बैठ रहे हैं तो इस मुल्क के किसी भी इदारे का चपरासी भी इस्तीफा नहीं देगा। वो ऐसी जगह है, और वहां से अगर ये मूव करने लगे डीचो की तरफ, अगर इन्होंने ऐलान किया तो वो अगर आप को वो जगह, क्योंकि हमारे सामने उस तरह नहीं है, अगर ड्रोन के जरिए जो वहां उसको कैप्चर किया गया है, अगर आप उस जगह को देखें वो जगह बहुत नीचे है, 7 पुल हैं। अगर इन्होंने ऐलान किया कि ये उधर जाना चाहते हैं तो हुकूमत और हुकूमती इदारों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा आसान है वहां से इनको कंट्रोल करना, शेलिंग करना, इनको कंट्रोल करना। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम करेंगे कि डी चौक की तरफ जाने का ऐलान करेंगे। हालांकि इन्होंने ऐलान ये कर रखा था कि हम डी चौक जाएंगे, इन्होंने जो फंड इकट्ठा किया है वो डी चौक के नाम पे किया है, लेकिन ये डी चौक नहीं जाएंगे। डी चौक मुकम्मल वो जो रेड जोन है उसको सील किया गया है, वहां पे पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, फौज भी मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल ये वहां पर जाएंगे। अलबत्ता अब इस पे देखना होगा कि वो यहाँ पर आके अपने कारकुनान को ट्रक की किस नई बत्ती के पीछे लगाते हैं। अच्छा सदी, कभी भी ये तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अल्लाह बातें कर रहे हैं जी मौलाना साहब के इस्तीफा लेंगे इमरान खान से, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि जब इस्तीफा ये अभी भी मांगना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर लोग तो जो आम लोग जो भी टीवी देख रहे हैं तो वो अब जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या होगा, कोई अफरा तफरी की कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है मुल्क में, फिर होगा क्या? क्योंकि इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, इलेक्टेड है वो। देखें इदारों की यही कोशिश होगी कि कोई तसादुम ना हो। यही आपने देखा कि कराची से लेके इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं, अभी तक कहीं पे हुकूमत ने रेजिस्ट नहीं किया, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, वरना बड़ा आसान था इनको रोकना। हुकूमत ने नहीं रोका। हुकूमत ने जो इनके साथ मुआहदा किया था, हुकूमत अपने मुआहदे पर कायम है, लेकिन अगर कायम नहीं रहे, फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुआहदा था तो उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कायम नहीं रहे, और हुकूमत जो है उसकी आखिरी कोशिश यही है कि फजलुर रहमान साहब को लाशें ना दी जाएं। उनकी कोशिश यही होगी कि कोई ऐसा तसादुम हो, खुदा न खास्ता कुछ लाशें गिरें, इस तहरीक में खून शामिल हो और उनको मौका मिले इस तहरीक को इंतहा पसंदी, शिदत पसंदी और दहशत गर्दी की तरफ लेके जाने की। लेकिन हुकूमत का आखिरी यही उनके आखिरी वक्त तक ये कोशिश होगी कि तसादुम ना हो, जो इनको जगह दी गई है वहाँ पर आके बैठें, और वो जो हुकूमत ने जो बहुत बड़ी कमिटमेंट की थी 600 बाथरूम्स बना के देने की, वो भी पूरी कर दी है, 600 बाथरूम भी बना दिए वहाँ पे। तो अब हुकूमत की यही कोशिश होगी कि ये जो है वो आगे ना जाएं, यहाँ पे बैठे रहें, और यहाँ पे ये बैठना चाहते हैं 2 साल बैठना चाहते हैं, 4 साल, 6 साल, 15 साल, 20 साल ये बैठ जाएं, कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि आपने कल भी कहा था कि जितने साल मर्जी बैठे रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 15 साल भी बैठना चाहे तो कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो मार्च था जिसको हम कह सकते हैं कि तो थोड़ी बहुत हाइप मिली, मैं तो उसको शुरू से इतना सीरियस नहीं ले रही और आप भी कह रहे हैं शुरू से कि नहीं इतना सीरियस ना लें, ये मार्च जिसकी ऑपोजिशन की जाने से लिटरली हाइप बनाई गई थी, अब इस मार्च में से ऑपोजिशन ही माइनस हो गई है। जैसा कि कल भी आपने कहा कि जो बी कैटेगरी भी नहीं, मतलब उससे भी नीचे वाली कैटेगरी में, सी तो कहना नहीं चाहती, इस तरह के लोग मौलाना साहब को जब रिसीव करें और मौलाना साहब के इर्द गिर्द उनको नजर आए, जिसकी वजह से मौलाना साहब की शक्ल पे गुस्सा भी नजर आता है, गमो गुस्से का वो इजहार भी कर चुके हैं, तो फिर ये कैसा मार्च, क्या कामयाबी इस मार्च की? और ये मतलब मुत्तहिदा ऑपोजिशन मार्च तो लग ही नहीं रहा, ये तो मौलाना मार्च लग रहा है। जी बिल्कुल, इस मार्च का जो एक फ़ायदा सबसे बड़ा इन्होंने हासिल करना था वो तो कर लिया है कि कश्मीर पर से तवज्जो हट गई है पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की और इस वक्त मीडिया की। इस वक्त अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो यही आज़ादी मार्च डिस्कस हो रहा है, ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। एक ये इनकी अचीवमेंट है, दूसरा जो 600 बाथरूम्स बनवाए हैं वो अचीवमेंट है, और बाकी इमरान खान से इस्तीफा लेते तो फिर इसका नाम हम टॉयलेट मार्च रख सकते हैं? बिल्कुल, हम इसका कोई भी हम रख सकते हैं। जो अचीवमेंट हमें नजर आई है वो तो यही नजर आई है, बाकी ये खुद को इन्होंने एक्सपोज किया है। और इस मार्च के बाद इंडिया में बड़ी डिमांड हो जाएगी मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट्स का इशू बहुत बड़ा है जो कि मोदी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो तो मौलाना को ढूंढेंगे फिर दूरबीन पकड़ के। जी बिल्कुल, जाहिर है इनको जिनके मकासद इन्होंने इस वक्त हल किए हैं तो इनको चले ही उधर जाना चाहिए। सबसे बेहतर तो यही है, उनका जो मकसद था वो तो इन्होंने पूरा कर दिया है। और बाकी ये है कि पहले वो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो एक मौलाना तो है ना वहाँ पे,
मतलब मुझे दुख होता है सदीक, मुझे दुख होता है कि हमारे मुल्क के अंदर वो लोग, मैं अक्सर ये प्रोग्राम में कहती हूँ, मुझे बड़ी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पर इंडियंस की जानिब से, और मैं बड़ा फख्र से बताती हूँ कि हाँ भाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया को जवाब देती हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बात करती हूँ, इसलिए इंडिया वाले इस तरह का रिएक्शन देते हैं। जिनकी तारीफें इंडिया में हो रही हैं, हमारे रिवायती भारत में, दुश्मन मुल्क में तारीफें हो रही हैं, और जो उनको तस्कीन पहुंचा रहे हैं इंडियंस को, उनको इस तरह की को खबर दे रहे हैं कि जिसपे वो खुश हो रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्या वर्ड में बोलूंगी, नाराज हो जाते हैं। क्या बोलूं मैं? आप आखिरी लफ्ज बोले, फिर 30 सेकंड में मेरे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बस हम तो यही कहेंगे कि काश के ये पाकिस्तान का सोचते, कश्मीर का सोचते, और इनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होता, ना कि ज़ाती मफादात, इक़्तिदार, बंगला नंबर 22। चलें, एंड वाला सही है जी, बंगला नंबर 22। शुक्रिया जी सदीक जान आपका, आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए, तबसरे के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।